बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करेंगे इलेक्शन कमीशन का केस और पीडीएम का, वहाँ पर जो एहतजाज हो रहा है। वैसे मैं एहतजाज पे इसलिए बात नहीं करूँगा कि वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद हमारे दोस्त अदील वड़ाई साहब, फ़हीम अख्तर साहब, वो उस एहतजाज को कवर कर रहे हैं, आपको अपडेट कर रहे हैं ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। और साथ ही siyaset.pk से हिना चौधरी हैं, वो भी वहाँ पे रिकॉर्डिंग्स कर रही हैं, वहाँ से ग्राउंड से जो सिचुएशन है वो बता रही हैं। तो इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है वो मैं आपके सामने नहीं रखूँगा, उसके लिए आप उनको देख लें। और मैं कोशिश करूँगा जैसे जैसे उनकी वीडियोज़ आती जाएंगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पेज पे शेयर करता रहूँगा, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि एहसन इकबाल साहब ने जो 17 नुकात उठाए हैं फंडिंग केस के हवाले से, उनकी हकीकत मैं आपके सामने रखूँगा। और आप में से कोई भी अगर इख्तलाफ करता है और उससे लगता है कि नहीं जो चीज़ मैंने बताई है वो ठीक नहीं है, तो वो बिल्कुल कमेंट्स में कह सकता है, वो मुझसे सवाल कर सकता है। फैसला आपने करना है कि मैं ये चीज़ें दुरुस्त अंदाज में आपके सामने रख रहा हूँ या नहीं रख रहा, क्योंकि ये मेरा एक सीक्वेंस के साथ मैं एक तरतीब के साथ इलेक्शन कमीशन में जो केसेस चल रहे हैं मैं उनके ऊपर वीडियो कर रहा हूँ। तो ये उस तसलसल की चौथी वीडियो है। अब एहसन इकबाल साहब ने सबसे पहले कहा कि पीटीआई ने फ़ौरन फंडिंग केस से बचने के लिए हमारे खिलाफ दरख्वास्त दायर की, क्योंकि इनकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। अच्छा, ये जो वो कह रहे हैं कि अपने केस से बचने के लिए इन्होंने हमारे खिलाफ दरख्वास्त दायर की है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई मुजरिम किसी मुजरिम का जुर्म पकड़ा जाता है तो वो क्रॉस FIR करवा देता है। इन दो चीज़ों के बारे में आपको मैं बता दूं। पहली बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त उस वक्त दायर की, फ़ारूक हबीब साहब ने, जब सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया 2017 में, 15 दिसंबर 2017 को। उसके बाद ये दरख्वास्त दायर की गई। अगर उन्होंने क्रॉस केस करना होता और अपनी फंडिंग केस से बचने के लिए, तो फिर अकबर एस बाबर तो 2014 से ये केस लेकर गए हुए थे। ये 2017 में क्यों गए, 2018 में क्यों गई तहरीक इंसाफ? उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया था, जिस फैसले के बारे में मैं आपको दूसरी वीडियो में बता चुका हूँ तफसील के साथ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो निशान उनसे अलॉट करवाती हैं, जो इलेक्शन लड़ती हैं, उनके पिछले 5 साल के फंड्स अकाउंट्स का ऑडिट करना, उनको चेक करना, ये इलेक्शन कमीशन की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। तो इसी बेस पे फ़ारूक हबीब साहब गए थे और उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। दूसरी बात यह है, ये फंडिंग केस नहीं है, फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, मैं बता चुका हूँ, ये ममनुआ फंडिंग का केस है। और उसके अलावा अगर जुर्म तहरीक इंसाफ का पकड़ा गया था 2014 में, तो 2018 31 मई 2018 तक नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने इस केस के बारे में क्या किया था? नून लीग की हुकूमत इस हवाले से JIT बना सकती थी, नून लीग की हुकूमत इस हवाले से तहकीकात करवा सकती थी, नून लीग की हुकूमत कुछ भी कर सकती थी। उस वक्त इदारे उनके इन्फ्लुएंस में थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सब कुछ लिखा हुआ है कि कैसे उनके इन्फ्लुएंस में थे इदारे, कैसे इदारों को जरगमाल बनाया गया था, करप्ट किया गया था, इदारों में अपने हवारी भर्ती करके और इदारों को तबाह और बर्बाद किया गया था, अपने लिए इस्तेमाल किया गया था। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मौजूद हैं। उसके बाद वो कहते हैं तीसरा पॉइंट कि बैरून मुल्क शहरियों या इदारों से पैसे लेने की पाबंदी है। रिकॉर्ड पर आ चुका है कि तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क कंपनियां हैं। ये मैं आपको बता दूं कि बैरून मुल्क से फंड इकट्ठे करने के लिए आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेट करवानी पड़ती है एक फ़र्म, या वहाँ पे उस फर्म की सर्विसेज किसी की हायर करनी पड़ती हैं, आपको रजिस्ट्रेट करवानी पड़ती है अपनी जमात। इसी तरह से नून लीग अमेरिका में भी रजिस्ट्रेड हुई है 2019 में, यूके में पहले से रजिस्टर्ड थी, यूके में जुबैर गुल उसको देख रहे हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड है। और USA में कोई डार साहब हैं उनके नाम से, जहाँ पे भी इनकी मनी लॉन्ड्रिंग करनी हो तो वहाँ पे साग डार, इन्होंने ये ब्रॉडशीट वाले को अप्रोच करना हो तो वो मेरे ख्याल उनका नाम अंजुम डार था। ये भी कोई डार साहब हैं जिन्होंने जो है वो इसको वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है USA में। तो ये तमाम पार्टीज़ जो भी बैरून मुल्क से फंड इकट्ठा करना चाहती हैं उनको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और USA में वो फारा के ज़रिए में होती है, UK में भी होती है। तो ये नून लीग ने भी कराई हुई है कंपनी रजिस्टर्ड, ऐसा नहीं कि ये सब तहरीक इंसाफ ने कराई हुई थी। फिर वो चौथे नंबर पर कहते हैं कि भारत और इसराइल की लॉबी से तहरीक इंसाफ ने फंडिंग ली। अगर ऐसा था तो 2014 से लेके 31 मई 2018 तक बेहतरीन मौका था मुस्लिम लीग नून के लिए, रेफरेंस बनाते, सुप्रीम कोर्ट को भिजवाते और इमरान खान से छुटकारा हासिल कर लेते, निजात हासिल कर लेते, तहरीक इंसाफ को कलअदम करवा देते, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगवा देते। चलें, तो पहले हम कहते हैं कि इनके जहन में नहीं था 2014 से लेकर 2017 तक, लेकिन जब 15 दिसंबर 2017 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था, उसके बाद तो वो ब्लैक एंड वाइट में आ गया था, रिटर्न आ गया था, वाजे कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर कोई जमात बाहर की लॉबी से, मुल्क दुश्मनों से पैसे ले रही है तो वफाकी हुकूमत रेफरेंस बना सकती है, रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भिजवा सकती है और पाबंदी लगा सकती है। उसके बाद वो
ये भी मैं आपको बता दूं, पांचवा पॉइंट ये है जो मैं लिखा हुआ है कि ये सारे इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट में भी हनीफ अब्बासी साहब ने लगाए थे, जो वीडियो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। ये सारी जो बातें आज एहसन इकबाल साहब कर रहे हैं, ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी गई थी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, भारत और इसराइल की फंडिंग के इल्ज़ाम ना तो अकबर एस बाबर की पिटीशन में है, ना सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया था, और ना ही आज तक नून लीग JUIF पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन में रिटन तौर पे एक लफ्ज़ भी इस हवाले से लिख के दिया है। ये बाहर इसको मीडिया के जरिए तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन तहरीरी तौर पर इसराइल और भारत की लॉबिंग फर्म से, इसराइल और भारत से फंडिंग लेने के हवाले से एक लफ्ज़ भी इन्होंने इलेक्शन कमीशन में लिख कर नहीं दिया हुआ। और इलेक्शन कमीशन में तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये पार्टी ही नहीं थे, वो तो केस अकबर एस बाबर लेकर गए जो तहरीक इंसाफ के अपने नाराज़ रुकन थे। उसके बाद वो कहते हैं कि ओपन एंड शट केस है। फिर वही बात, ओपन एंड शट केस था तो भैया आप अपने दौर में इसको चला लेते, तहरीक इंसाफ को कलम कर देते। उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है सातवां, वो कहते हैं 2018 का इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए, और क्योंकि ये साबित हो गया है कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क दुश्मनों से फंडिंग लिया है। पहली बात यह है, मुल्क दुश्मनों से फंडिंग लेने का कहीं साबित नहीं हुआ, कोई सबूत मौजूद नहीं है, कहीं इल्ज़ाम भी तहरीरी तौर पर मौजूद नहीं है। और अगर ये चीज़ें हों भी तो किस कानून में लिखा हुआ है कि अगर कोई जमात बैरूनी फंडिंग लेकर इक़्तिदार में आ जाएगी तो इस बुनियाद पर इलेक्शन कलअदम हो जाएगा? कानून में इसकी कानून में मौजूद ही नहीं है। जो एहसन इकबाल साहब ये तो बता देना आइन की किस शिक के तहत, किस कानून के तहत इलेक्शन कलअदम हो जाए। वो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक पॉलिटिकल बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खुद इन्होंने सबूत दिए नहीं है, खुद इन्होंने चीज़ें दी नहीं है, इस वजह से। उसके बाद वो कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारे ईमानदारी से तहकीकात करें तो इमरान खान के भी कई पापड़ वाले, फालूदे वाले वो सारे सामने आ जाएंगे। आप कह रहे हैं पाकिस्तान के इदारे, ये 2014 से 2018 तक ये इदारे आपके अंडर थे, ये इदारे आपकी सुपरविजन में काम कर रहे थे, यहाँ लगाए हुए बंदे आपके थे, इन इदारों पर इख्तियार आपका था, इन इदारों को करप्ट आपने किया, तो आप उस वक्त करवा लेते। आज आपको फिक्र हो रही है कि इदारे क्यों नहीं काम कर रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि हवाला हुंडी के ज़रिए पैसे ये जो है वो बनाते रहे हैं फंडिंग के नाम पर। अब मुझे समझ नहीं आती कि हवाला हुंडी का जो मामला है ना, वो आता है मनी लॉन्ड्रिंग FIA के अंडर आता है। FIA किसके अंडर थी? जब एहसन इकबाल साहब वजीर दाखिला थे तो आप करवा लेते भाई, आप तो खुद वजीर दाखिला थे, आप करवा लेते, आपने नहीं करवाया। आगे 11वां पॉइंट भी यही है, कहते हैं नैब और FIA तहकीकात करें। नैब उस वक्त कमरुज़्ज़मान चौधरी थे, नैब की तारीख के शायद करप्ट तरीन चेयरमैन नैब थे। ये वो चेयरमैन नैब थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस के सामने खड़े होकर कहा था कि मैं शरीफ खानदान का हुदैबिया केस नहीं खोलूंगा। और उस वक्त अजमत से शेख साहब ने उसके अगले दिन कहा था कि जो ये शख्स तो किसी मोटरसाइकिल चोरी वाले को भी नहीं पकड़ सकता, जो शख्स ये कमरुज़्ज़मान चौधरी है। और कमरुज़्ज़मान चौधरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस के दौरान 100 रिमार्क्स आए थे, 100 रिमार्क्स। इतनी चीज़ें अब याद नहीं रहती, कमिटमेंट कर लेता हूँ, कह देता हूँ, फिर वो लोग मुझे मैसेज करके कहते हैं आपने फलां चीज़ कही थी नहीं बताई, फलां चीज़ कही थी नहीं बताई। लेकिन ये 100 रिमार्क्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वक्त आने पर कभी टाइम मिला तो ये 100 रिमार्क्स जो हैं, ये मैं 100 रिमार्क्स आपके सामने रखूंगा कि कमरुज़्ज़मान चौधरी के खिलाफ 100 रिमार्क्स आए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा केस के दौरान। क्योंकि उसने कहा था, जैसे वो फिल्म थी ना कि पंजाब नहीं जाऊंगी, उसने भी कमरुज़्ज़मान चौधरी ने कहा था कि शरीफ खानदान के खिलाफ केस नहीं खोलूंगा, जो मेरा करना है कर लें, ये मैं खड़ा हूँ, नहीं खोलूंगा नहीं खोलूंगा नहीं खोलूंगा। और उसके बाद हवाले से फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में चेयरमैन नैब को इंग्लिश लिटरेचर के एक किरदार से तशबीह दी थी कि जिस इंग्लिश लिटरेचर के किरदार ने दुनियावी मफाद के लिए अपनी रूह शैतान के हवाले कर दी थी, तो चेयरमैन नैब कमरुज़्ज़मान चौधरी को उनसे उस इंग्लिश लिटरेचर के किरदार से मंसूब किया गया था, तशबीह दी गई थी कि इसका भी किरदार वही है कि इसने अपने मफाद के लिए अपनी जो रूह है वो शरीफ खानदान के हवाले की हुई है। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा फ्रॉड है। इस पर मैं पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ कि अगर ये पाकिस्तान की तरीका सबसे बड़ा फ्रॉड था तो 20 सितंबर को आपको याद क्यों नहीं था? आप इक़्तिदार में थे उस वक्त, आपको क्यों याद नहीं था? फिर वो कहते हैं तहरीक इंसाफ को 6 साल से NRO मिला हुआ है, फिर 4 साल तो आपने दिए रखा ना, चलें 2 साल से तो उनकी अपनी हुकूमत है, 4 साल तो आपने NRO देकर रखा, 2014 से 2018 तक आपने केस नहीं चलाया, और आप तो पार्टी नहीं थे, आप तो पिटिशनर ही नहीं थे। उसके बाद वो कहते हैं ये पाकिस्तान की सलामती का मसला है। ये पाकिस्तान की सलामती का मसला नहीं था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वो बाहर की एक कंपनी में मुलाजमत कर रहा था, उसके पास अकामा था। वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा वो हुनरमंद मजदूर के तौर पर अकामा रजिस्टर्ड था उसका, और वो दुबई के शेख के पास नौकरी कर रहा था, करोड़ों रुपए ले रहा था,
और वहाँ पे जा ही नहीं रहा था, ऑनलाइन पता नहीं कौन सी ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था कि वो करोड़ों रुपए उससे ले रहा था बगैर वहाँ पर गए हुए, हालांकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हफ्ते में 6 दिन वो नौकरी करेंगे, इतने घंटे नौकरी करेंगे, अगर छुट्टी करेंगे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा इस हुनरमंद मजदूर को। लेकिन और फिर उस वक्त भी मुल्क की सिक्योरिटी को कुछ नहीं हुआ जब एक वजीर दाखिला और वजीर प्लानिंग रहने वाला जो है वो बाहर, जो बताया जाता है कि वो उनके पास अकामा था इसका सिक्योरिटी गार्ड का। फिर वो कहते हैं, उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए? इलेक्शन कमीशन के 3 अहकामात हैं कि आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। वो कहते हैं कि हमने स्टेटमेंट दे दी है कि हमने ममनुआ फंडिंग नहीं ली, खुफिया अकाउंट हमारे नहीं है, तमाम डोनर्स की हमने लिस्ट दे दी है, अकाउंट्स की तफसील भी दे दी है। भाई ये तो आप कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स मैंने स्क्रीन पर चलाए हैं अपनी वीडियो में, जिसमें लिखा हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने डोनर्स की तफसील नहीं दी। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो फ़ारूक हबीब साहब ने बताया कि 70 करोड़ रुपए जो उन्होंने मीडिया को दिए, उस 70 करोड़ का भी आज तक ये हिसाब नहीं दे रहे, किस एंकर को दिए, किस जो है अखबार को दिए, किस सहाफ़ी को दिए, किस कालम निगार को दिए, किस इदारे को दिए, किस चैनल को, कोई रिकॉर्ड ये नहीं दे रहे। उसके बाद फ़हीम अख्तर साहब ने यह सवाल किया कि आपने 4 साल कार्रवाई क्यों नहीं की? वो कहते हैं हम करते तो इंतकामी कार्रवाई करार दिया जाता, इसलिए हमने ये कार्रवाई नहीं की। अदील वड़ाई साहब ने भी इसी तरह का सवाल किया था, वो यही उन्होंने जवाब दिया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि, और कहते हैं जी इदारों की जिम्मेदारी थी आईनी और कानूनी तौर पर। भाई इदारों को आपने, चेयरमैन नैब ने एक बार मियां मंशा को नोटिस भेज दिया था इनके दौर में, और नवाज शरीफ ने कहा था कि इनके पर काट दें और ये शुरफा की पगलियाँ उछाड़ते हैं। ये पर काटने वाली तो मखले परवेज रशीद ने कहा था, नवाज शरीफ ने शायद बहावलपुर में जाके कहा था कि नैब शुरफा की पगड़ियाँ उछाल रहा है, और बड़े सख्त बयान आए थे। और उसके बाद सर नगू हो गए थे मजीद चेयरमैन नैब कमरुल मान चौधरी, और फिर शरीफ खानदान, उनके हवारियों, उनके साथियों, उनके बेनिफिशरीज, उनके दोस्तों, या जहाँ जहाँ जिन जिनके साथ उनका कोई रिश्ता बनता था, उनको नैब ने उस दौर में कुछ भी नहीं कहा था। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे खिलाफ इमरान खान ने झूठी दरखास्त दी है। फिर वही बात कि इमरान खान ने तो 2014 में उसके खिलाफ केस किया था, और फ़ारूक हबीब गए 2017 में फैसले के बाद, या 2018 के शुरू में, उस तक जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंड्स का जायज़ा ले। ये मैंने आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं। अगर कोई पॉइंट आपको ये लगता हो कि मैंने गलत बयान किया तो आप बिल्कुल मुझे कह सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर अपनी तस्दीक करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।